कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आज की मेडिसिन है एकोनाइटम नोवेलिस। देखिए, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा परेशान न होइए। मटेरिया मेडिका से AIPGT में से 16 क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने एलन की नोट अच्छे से पढ़ा है कोरिलेशन के साथ में, तो 10 से 12 क्वेश्चन तो एलन की नोट की लाइन से ही निकल जाएंगे। और जो रिमेनिंग आपके 4-5 क्वेश्चन बचेंगे, वो जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूँ, तो उससे, और जब जब मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग वहां से उतना क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपके 16 आउट ऑफ 16 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। तो आइए एकोनाइटम नेपेलस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम लोग प्रत्येक मेडिसिन के पढ़ने के पहले फार्मेसी के 4-5 क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। एकोनाइटम नेपेलस, इसके प्रूवर हैं। आप लोग अपना एलन की नोट बगल में रखिएगा, और वहां पे वैसे तो मैंने मेंशन जगह जगह पे किया है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा तो आप लोग मेंशन करते रहिएगा। आपकी एलन की नोट जब आप स्वयं उसको खुद उसको लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो रिवीजन के टाइम पे याद करने में वो अच्छा रहेगा। तो एकोनाइटम नेपेलस, इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमैन सर और फैमिली है रनकुलेसी। ठीक, फैमिली रनकुलेसी प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन सर, और फर्स्ट क्लास से यह मेडिसिन बिलोंग करती है। और इसका अदर नेम है मंकशूड। एंड यह किस पार्ट से बनता है? तो यह होल प्लांट से बनता है। ठीक है, तो ए फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हो गया। फर्स्ट क्लास है, प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन सर है, फैमिली रनकुलेसी है, मंकशूड इसका दूसरा नाम है, एंड पार्ट होल प्लांट से बनता है। तो आइए अब हम केवल स्पेशल लाइन देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक लाइन को हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल उसको पढ़ेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इतना देखेंगे, एक्यूट एंड रेसेंट केसेस में इसका यूज किया जाता है। मींस जो एकोनाइट होता है उसका जो रोग होता है आकस्मिक एक्यूट होता है और रिसेंट होता है। और किसके लिए विशेषतः बोला गया है? तो स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो कि फुल प्लेथोरिक हैबिट की होती हैं और सेडेंटरी लाइफ जीती हैं। ठीक है, और इसमें एटमॉस्फेरिक चेंजेस का बहुत ज्यादा असर होता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस में बताया जाएगा कि ड्रॉफ्ट ऑफ एयर, ड्राई कोल्ड एयर, इससे इसको प्रॉब्लम हो जाती है, इससे उसको कफ वगैरह होने लगता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिलहाल हम लोग इतने पे इसको स्टॉप करते हैं। अब आइए मेंटल पे हम लोग आते हैं। तो मेंटल में है ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। डॉक्टर हैनीमैन सर बोलते हैं कि एकोनाइट के पेशेंट में फियर और एंजाइटी बिल्कुल अस्पष्ट दिखेगी, और अगर फियर और एंजाइटी पेशेंट में नहीं है तो वह एकोनाइट का पेशेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इसको फियर और एंजाइटी कहाँ कहाँ पे होती है? तो गो इनटू क्राउड, भीड़ में जाने पे इसको डर लगता है, एंड मेनी पीपल, जहां बहुत सारे लोग होते हैं, एंड क्रॉस द स्ट्रीट, और सड़क पार करने में भी इसको दिक्कत होता है। अब हम लोग, जब ये इसकी फियर पिकुलरिटी है, तो हम लोग फियर में जितनी पिकुलरिटी वाली मेडिसिन है एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसको। फियर में जितनी भी मेडिसिन आती हैं हम लोग उसको एक बार देख लेंगे। तो आइए, सबसे पहली मेडिसिन है एस्पेजेलिया। एस्पेजेलिया का फियर कैसा होता है? तो अफ्रेड ऑफ शार्प पॉइंटेड थिंग्स, पिंस, नीडल एक्सेट्रा। एस्पेजेलिया का फियर कैसे होता है? नुकीली चीजों से इसको डर लगता है, जैसे कि पिन से, नीडल से, इन सब से इसको डर लगता है। और बाकी जो मैंने डार्क किया है, डार्कनेस पे देखिए, अंधेरे से किसको डर लगता है? तो अंधेरे से सभी लोग जानते हैं स्ट्रामोनियम को डर लगता है। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही गलत करके चले जाते हैं। जो मेन चीजें होती हैं वो तो हमको याद रहता है, मतलब जो सबको याद रहता है वो तो हमको याद ही रहता है, लेकिन स्पेसिफाई क्या होता है? ठीक है, तो डार्कनेस, अंधेरे से डर कहाँ कहाँ पे लगता है? एकोनाइट को लगता है, कैनबिस इंडिका को लगता है, लाइकोपोडियम को लगता है, पस्टुला नाग्रिकेंस को लगता है, एंड स्ट्रामोनियम को लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है? डाउनवर्ड मोशन, गोइंग डाउन स्टेयर्स और रैपिडली डाउन हिल। कुल मिला के नीचे उतरते समय या डाउनवर्ड मोशन में किसको डर लगता है? तो आप लोग जानते होंगे, बोरेक्स को लगता है, सैनिकुलो को लगता है।
ठीक है। उसके बाद आ जाइए डार्क वाले पे, इन क्राउड, जैसा कि जो आज की मेडिसिन है, भीड़ वाले इलाकों में किसको डर लगता है? एकोनाइट नेपेलस को डर लगता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एंटीसेपेटरी एंजाइटी उसमें होती है। एंटीसेपेटरी का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में सोच के, जैसे कोई थिएटर हॉल जाने वाला हो, चर्च जाने वाला हो, क्राउडी प्लेस पे जाने वाला हो, एंटीसेपेटरी उसको एंजाइटी आ जाती है और इसके कारण से उसको डायरिया आ जाता है। ठीक। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को क्राउड से डर लगता है, आर्सेनिक को लगता है, ऑरम्यूर को लगता है, लाइको को लगता है, पल्स को लगता है। अब अगला, ऑफ डेथ बिलीव्स द डिजीज इज इनक्योरेबल, मृत्यु से डर लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा बीमारी असाध्य है, यह सही नहीं हो सकता है। आर्सेनिक तो सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल में इसका यूज भी किया गया था। बाकी कैक्टस, कैक्टस को भी याद रखिएगा, ऐसा उसमें पाया जाता है। अब फॉलिंग डाउनवर्ड से लेग के नाना बोरेक्स होता है। एंड लास्ट में देखिए, टू बी अकेले रहने पे किसको डर लगता है? तो अकेले रहने पे हायोसाइमस, काली कार्प एंड लेग कैनाइनम को डर लगता है। ठीक है। तो फियर में जो जो मेन चीजें हैं मैं उसको बता दिया यहाँ पे, बाकी आप लोगों को मैं भेज भी दूंगा इसको। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है इसमें। फियर के बारे में बोला गया है, द लाइफ इज रेंडर्ड फियर श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फेटल, इसको एकदम श्योर रहता है कि हमारी डिजीज जानलेवा है। प्रेडिक्ट द डे ही विल डाई, और अपने डे को प्रेडिक्ट कर लेता है कि किस दिन उसकी मृत्यु होगी। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट फीमेल को डर लगता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको डर लगता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। रेस्टलेस एंड एंजाइयस, ठीक है। रेस्टलेस का नाम लेने मान हमको ट्रायोस की याद आती है। रेस्टलेस में आपके ट्रायोस में एकोनाइटम नेपेलस, रस्टॉक्स और आर्सेनिका। अब तीनों में कंपैरिजन करेंगे कैसा इसका रेस्टलेसनेस होता है। तो एकोनाइटम का कैसा होता है? फिजिकल और मेंटल दोनों होता है। और इसके साथ में क्या होगा? इसको फियर होगा, एंजाइटी होगा, इसकी ये पिकुलरिटी रहेगी। आरटी बोले तो रस्टॉक्स का कैसा होगा? तो इसमें फिजिकली रेस्टलेसनेस होगा। और आर्सेनिक का कैसा होगा? तो इसमें मेंटली रेस्टलेसनेस होगा। ठीक है। और आर्सेनिक का एग्रीवेशन सभी मिडनाइट में होता है। और उसके बाद हनीमैन सर बोलते हैं, कुल मिला के जो मैंने पहले ही पॉइंट बोल दिया था, एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, द रेस्टलेसनेस, द डिस्प्यूट नॉट टू बी अवॉइड। कहने का तात्पर्य यह है कि एकोनाइट हम किसी ऐसे पेशेंट को नहीं देंगे जिसके पास पेशेंस हो, जो कि आराम से, मतलब कुल मिला के उसमें कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस और एंजाइटी अगर घर कर गई है, तभी एकोनाइट वहां पे हम लोग देंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी। उसके बाद म्यूजिक इज अनबेबल मेक्स हर सेट, म्यूजिक के बारे में आ रहा है कि वह उसको सेट कर देता है। और इसी क्रम में आपकी सबाइना भी आती है, सबाइना को भी म्यूजिक से एग्रीवेशन होता है। और याद रखिएगा, अगर ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे म्यूजिक से एग्रीवेशन है तो उसकी मेडिसिन नेट्रम कार्बोनिकम, नेट्रम कार्ब हो जाएगी। तो यह हो गया आपका मेंटल जर्नल्स। ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अगर एक जगह बहुत सारा कोरिलेशन कर देंगे तो ये वर्क मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, अन्य मेडिसिन के कंपेरिजन को समाहित करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है। और जैसे ही अल्फाबेट खत्म होगा तो हम इसका पूरा रिवीजन करवाएंगे, और आपको क्वेश्चन कहां से कहां तक करना है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। आप पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इसके बाहर नहीं आने को है कहीं से भी। उसके बाद फिजिकल चैनल्स में क्या है? इसमें है कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड, ड्राई नॉर्थ एंड वेस्ट वाइंड। जैसा कि मैंने बोल दिया था पहले ही, एटमॉस्फेरिक चेंजेस का इस पे प्रभाव होता है। ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर व्हाइल इन पर्सपिरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ द चेक्ड पर्सपिरेशन। वही है कि अगर इसको पसीना हुआ हो, पसीना इसका दब जाए ड्राफ्ट ऑफ एयर से, ठीक है, तो इसको एलिमेंट आ जाते हैं। और द कंजेशन स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकेलाइजेशन प्लेस, वही है कि अगर कंजेशन, अगर कंजेस्टिव स्टेज है इन्फ्लेमेशन का,
तो जब स्वेलिंग आता है उसके पहले वाले स्टेज में इसको दिया जाता है। एंड पेन आर इंटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, बीकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट। ठीक है, दर्द से वो पागल हो जाता है। और इसका याद रखिएगा, इसका नाइट में एग्रीवेशन होता है। और नाइट में एग्रीवेशन कहाँ होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितनी सिफिलिटिक मेडिसिन होती है, सिफिलिटिक मेडिसिन नाइट में एग्रीवेशन होता है। जैसे सिफिलिनम आपका हो गया, मर्क मर्क ग्रुप वाली मेडिसिन। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है? सिफिलिनम, मर्कसाल। हाँ बिल्कुल सही बात है। नाइट्रिक हाँ एसिड। सिफिलिटिक, बिल्कुल सही बात है। सिफिलिटिक जितनी भी होगी वहां पे एग्रीवेशन नाइट होगा, तो सही बात है। उसके बाद अब जहां पेन की बात हुई है, तो पेन का भी ट्रायोज हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। पेन के ट्रायोज में आपका एकोनाइटम नेपेलिस, कैमोमिला एंड कॉफी आएगा। अब तीनों में अंतर कैसे करेंगे कि तीनों के पेन में अंतर क्या होता है? तो एकोनाइट अपना फियर और एंजाइटी कभी नहीं छोड़ेगा, तो इसके दर्द, इसके पेन के साथ में फियर एंजाइटी होगा। कैमोमिला के साथ में क्या होगा? इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। ऐसे बच्चे जो कि बहुत चिड़चिड़ेपन में मतलब होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है और उनको पेन होता है, तो उस कंडीशन में हमें मेडिसिन अच्छी काम करती है। कॉफिया का कैसा होता है? एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजना बहुत ज्यादा उसमें होता है। ठीक है, उत्तेजना बहुत ज्यादा होता है उसमें। उसके बाद फीमेल वाले तो फिजिकल जनरल्स भी खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके पढ़िए, कोई हवा नहीं है। ठीक है, और जो 16 क्वेश्चन मटेरियल मेडिका के आएंगे मैं निकलवा दूंगा, 16 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। बस केवल एलन की नोट को अच्छे से पढ़िए, कोरिलेट जो मैं कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूँ उसको आप लोग पढ़िए, उसका रिवीजन करिए और बस क्वेश्चन लगाइए, और जो टेस्ट वगैरह आप लोग देते हैं टेस्ट दीजिए। ठीक है, इतने सफिशियंट है इसके लिए। फिर उसके बाद फीमेल पार्ट में क्या है? तो एमनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइड। ठीक है, कुल मिला के डर हो जाने के बाद ही पूरे एलिमेंट आते हैं। तो जो एमनोरिया होती है, मेंसेस बंद हो जाता है, वह भी फ्राइड होने के बाद हो। ठीक है, इस स्लाइड हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है कि मैं इसको सॉर्ट आउट करके पहले ही लिख दिया हूं। ठीक है, पहले आप लोग ये जानिए कि कफ इसका कैसे आता है, फ्रॉम ड्राई कोल्ड वाइंड्स और ड्राफ्ट ऑफ एयर। ठीक है, या तो ड्राई कोल्ड वाइंड रहेगा या ड्राफ्ट ऑफ एयर, जो कि मैं पहले ही बोल दिया था, एटमॉस्फेरिक चेंजेस। अब इसमें जो खांसी आती है, इसमें खांसी के लिए बोला गया है, तो मैंने मेंशन भी किया है, आप लिख लीजिएगा। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं उस समय खांसी है, इनहेलेशन के टाइम पे तो स्पंजिया और स्टिक एसिड, जो कि स्टिक एसिड में मैं बताया था। और अगर सांस बाहर लेने में, एक्सहेलेशन करने में खांसी आए, तो एकोनाइटम आज की मेडिसिन एंड कॉस्टिकम। ठीक, इनहेलेशन स्पंजिया, एस्टिक एसिड और एक्सहेलेशन आपका एकोनाइटम नेपेलिस एंड कॉस्टिकम। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया। नर्वस सिस्टम में क्या है? तो नर्वस सिस्टम में है रेड फेस बिकम डेथली पेल और बिकम फैंट और गिडी। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जब लेटे हुए पोजीशन से उठता है तो क्या होता है, क्योंकि इसको एंजाइटी और फियर कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो जो रेड फेस रहेगा और डेथली पेल हो जाएगा। अब यहाँ से फेरम से भी हम लोग कोरिलेट करना चाहेंगे। फेरम मेटेलिकम जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है रेड पार्ट बिकम व्हाइट। ठीक है, जैसे रेड पार्ट कौन होता है? जैसे आपके लिप्स हो गए, होठ हो गया, तो रेड पार्ट होता है तो व्हाइट हो जाता है। इसीलिए फेरम मेटेलिकम विटिलोगो की बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है, सफेद दाग की बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, व्हाइट पार्ट, रेड पार्ट बिकम व्हाइट, रेड पार्ट व्हाइट हो जाते हैं। ठीक, अब बाकी पूरा लाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस केवल हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे और प्यूकुलेटिव उसकी पढ़ेंगे। अब कन्वर्जेंस में क्या है? तो कन्वर्जेंस में टीथिंग चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है, चाइल्ड नो फिट्स। ठीक है, बच्चा मुट्ठी बंद करके चीखता है, उसको फिट्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर एथुजा से कोरिलेट करें, तो एथुजा में कन्वर्जन के टाइम पे क्या होता है, आई टर्न डाउनवर्ड, बच्चे की जो आंख होती है नीचे की तरफ धस जाती है। ठीक है, एथुजा की पिकुलरिटी होती है, जब उसको कन्वर्जन आता है तो उसकी आंख नीचे की तरफ धस जाती है। एथुजा आई टर्न डाउनवर्ड्स, तो एक कन्वर्जेंस हो गया। और हाँ, एक ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स। ठीक है, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स।
अब आइए देखते हैं फीवर। तो फीवर में क्या है, फीवर में स्किन ड्राई एंड हॉट होती है, ठीक है, और बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ही क्लियर लाइन लिखी हुई है, बहुत ज्यादा जलनदार प्यास होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए इसको प्यास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्सेनिक और ब्रोनिया को भी कोरिलेट कर देंगे। आर्सेनिक भी मैंने मेंशन किया है, ब्रोनिया भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है। आर्सेनिक में क्या लिखा हुआ है, आर्सेनिक में ग्रेट कोल्ड वाटर, ड्रिंक ऑफ्टन बट लिटिल एट अ टाइम, ईट्स सिडोम बट मच। इसका मतलब है कि जो आर्सेनिक का पेशेंट रहेगा उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी कोल्ड वाटर के लिए, जबकि ड्रिंक क्या कहो, जो कि अक्सर पानी पिएगा लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिएगा, बट धीमे खाना बस कभी कभी खाना खाएगा लेकिन ज्यादा खाना खाएगा, ठीक। क्या है आर्सेनिक में, ग्रेट फॉर कोल्ड वाटर होता है और अक्सर पानी पीता है लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा, मतलब लिटिल और टाइम, ठीक है, और खाना कभी कभी खाता है लेकिन बहुत ज्यादा। अब ब्रोनिया में तो ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल, ग्रेट थर्स्ट होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए और इसमें लॉन्ग इंटरवल है, ठीक है। तो ये कोरिलेशन हो गया इसका। अब इस क्या है, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट एगैनी, ठीक है, वही है कि इसको रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होगा, इतना बेचैन होगा कि हमेशा अपना वो बदलता रहेगा करवट, ठीक है। उसके बाद एकोनाइट शोड, भाई हैनीमैन सर बोल रहे हैं कि नीडेड, मतलब एकोनाइट के पेशेंट पे एकोनाइट का पिकुलरिटी मींस एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस ऐसा होगा तभी एकोनाइट वहां पे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। मोडिलिटीज में अब हम लोग आते हैं। मोडिलिटीज में क्या है, एग्रीवेशन, जैसा कि मैंने बोल दिया, इवनिंग के टाइम पे एग्रीवेशन होता है, नाइट में होता है, एंड पेन आर इनसपोर्टेबल, वार्म रूम में भी इसको एग्रीवेशन हो जाता है, एंड जब यह बिस्तर से उठता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बिस्तर से उठता है तो क्या होता है, रेड फेस बिकम डेथली पेल हो जाता है। सर एंड एक जगह लिखा है पेन आर इनटोलरेबल और एक जगह लिखा हुआ है पेन आर सपोर्टेबल अनसपोर्टेबल, दोनों में अंतर क्या है? इनटोलरेबल तो समझ में आ रहा है, असहनी, अनसपोर्टेबल असहनी मतलब किसी भी प्रकार से, मतलब वो नहीं है, मतलब असहनी है, ठीक है, मतलब पेन इनटोलरेबल तो इतना सर ज्यादा है कि असहनी है बिल्कुल। फिर है अनसपोर्टेबल, मतलब किसी भी प्रकार से सपोर्ट करने लायक नहीं है, उसको इतना ज्यादा पेन है, अच्छा कैसे भी ठीक है। आराम नहीं। हाँ, कैसे भी आराम नहीं है, मतलब एकोनाइट के पेशेंट को आप देखेंगे उसमें एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब एकोनाइट के पेशेंट को आप लोग देख के ही बता देंगे कि एकोनाइट का पेशेंट है। और डॉक्टर हैनीमैन सर कहते भी हैं कि ये सब कंडीशन अगर एकोनाइट, मतलब अगर ऐसा कंडीशन पेशेंट में नहीं है, चाहे जो भी सिम्टम मिले, एकोनाइट का असर नहीं होगा वहां पे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ, क्या है, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, ठीक है, अफेक्टेड साइड में लेटने से या उसको दबाने से इसको एग्रीवेशन होता है। इसमें आपका हिपर है और नक्स मोस्काटा, दो मेडिसिन और मेंशन करिए यहाँ पे, लिख लीजिए आप लोग, दो मेडिसिन और कौन कौन सी है, एक तो काली कार्ब और आयोडम। इनको एग्रीवेशन कब होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है उस तरफ लेटने पे या उस पर दबाव पड़ने से इनको दिक्कत होता है। तो दो मेडिसिन का तो नाम यहाँ पे मेंशन है ही, काली कार्ब एंड आयोडम। आयोडम हिपर नक्स मोस्काटा लिखा है, काली कार्ब और आयोडम को मेंशन करिए। अब रूटा इसके में भी दूसरे है तरफ क्या लिखिए, इसमें रूटा में भी सर ऐसा सिम्टम है क्या? अब रूटा का जब आगे हम उसको देखेंगे तो करेंगे, अभी फिलहाल इसको लिखिए, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोगों का वो बढ़ता चला जाएगा दायरा, ठीक है। हम्म अब एम्ब्लिवरेशन, अब इसके सेकंड पार्ट में एम्ब्लिवरेशन, मतलब अफेक्टेड टाइप, अफेक्टेड साइड की तरफ लेटने पे आराम किसको मिलता है, उसको आप लोग जानिए। ब्रानिया को आराम मिलता है, लिख लीजिए आप लोग, ब्रानिया को आराम मिलता है, पल्स को आराम मिलता है, अमोनियम कार्बोनिकम को आराम मिलता है, कैलकेरिया कार्ब को आराम मिलता है, और इग्निशिया को आराम मिलता है, ठीक है। ये मेन मेडिसिन है जो कि अफेक्टेड साइड पे लेटने पे, ब्रानिया, ब्रानिया आपका हो गया, पल्स हो गया, अमोनियम कार्ब हो गया, कैलकेरिया कार्ब हो गया, एंड इग्निशिया,
इनको एम्लेवरेशन, इनको आराम मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल में इतना आप लोग कलेक्शन करिए, फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे अपना दायरा बढ़ाएंगे। ये चीज हो गया। अब एम्लेवरेशन इन ओपन एयर, ओपन एयर में इसको आराम मिल रहा है। ओपन एयर में आराम जहां नाम आता है तो पल्स का नाम तो अपने आप ही चलता है। तो आपका एकोनाइट में भी आराम मिलता है, एल्यूमिना में भी आराम मिलता है, मैक कार्ब में आराम मिलता है, पल्स में आराम मिलता है, सबैना। ये बोला है वो अफेक्टेड साइड वाला बोल रहा है कि अफेक्टेड साइड के बगल लिखने पे उसको आराम मिलता है, और बाकी मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ, इसको ओपन एयर वाला एम्लेवरेशन बोल रहा हूँ। तो सर कंफ्यूजन न इसमें करिएगा तो आप लोग। सल्फर तो क्या इसमें हुआ भी है? होगा ना? सल्फर तो सर इसमें भी सल्फर होगा ओपन एयर। ओपन एयर में, हाँ, एल्यूमिना, एक कार्ब तो सबैना। अब आइए रिलेशन में। तो रिलेशन में जैसे मैंने कोफिया के बारे में बता दिया था, तो कोफिया को फीवर में, ठीक है, और अर्निका ट्रोमेटिक कंडीशन में, और सल्फर इन ऑल केसेस रियरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग आउट इरेप्शन। बोलते हैं हनी आंसर कि रियरली इंडिकेटेड होता है फीवर में, जहां पे क्या होता है, ब्रिंग आउट इरेप्शन, जहां पे इरेप्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक एकोनाइट का पेशेंट, मतलब पूरा एकोनाइट का जितनी पिकुलरिटी होती है ना आए, तो इसको हम लोग ऐसे रूटीन के तौर पे नहीं देंगे। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रोसेड्स द फॉलो इट्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। बताना चाहेंगे कि जैसे कोई एक्यूट केस है, ठीक है, रिसेंट केस है, और एकोनाइट देने के बाद पेशेंट क्योर तो नहीं हुआ, लेकिन वो सही हो गया और उसका रोग दोबारा आ गया, ठीक है, और ऐसा हम बार बार कर रहे हो तो बार बार ऐसा हो रहा है, मीन्स क्या है, उसमें कहीं ना कहीं मियाजम ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। तो हम लोगों को तुरंत एकोनाइट न देके इसकी क्रोनिक मेडिसिन सल्फर देना है, क्योंकि सल्फर क्या होती है, एंटी मियाजमेटिक, एंटीसोरिक होती है। तो जो अगर एकोनाइट से सही होने के बाद फिर से आ रहा है, तो मतलब समझिए कि वहां पे मियाज मरोड़ा डाल रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या देंगे, एंटी मियाजमेटिक सल्फर देंगे, और उसको देने के बाद पेशेंट क्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंप्लीमेंट्री होती है। ठीक, तो यहाँ पे एकोनाइटम नेपेलेस खत्म होता है। अब आइए अगली मेडिसिन देखिए। आप लोगों के पास में क्या है ना कि अक्टूबर जाने वाला है, नवंबर